नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बेंजामिन हमेशा से मजबूत और ईमानदार रिश्तों को अहमियत देता था। उसके लिए प्यार का मतलब था भरोसा। किसी की निजी जिंदगी में दखल देना या शक की बुनियाद पर कोई रिश्ता बनाना उसकी फितरत में ही नहीं था। जब वो जेसिका से मिला तो उसे लगा जैसे उसे कोई ऐसा मिल गया है जो बिल्कुल उसी की तरह सोचता है। वो आत्मविश्वासी थी, समझदार थी, भविष्य के लिए उसके इरादे साफ थे और जिंदगी को देखने का उसका नजरिया लोगों को अपनी ओर खींचता था। उनका रिश्ता बहुत तेजी से गहरा हुआ। उन्होंने साथ और सम्मान पर आधारित एक दुनिया बनाई जिसमें वे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम बांटते और छोटी से छोटी जीत का जश्न एक साथ मनाते थे। लंबे समय तक बेंजामिन के मन में कोई शक पैदा नहीं हुआ, जब तक कि एक दिन जेसिका ने बिना किसी चेतावनी के अपने एक नए सहकर्मी ट्रेवर का परिचय नहीं कराया। यह एक शनिवार की दोपहर थी, जब वे एक दोस्त के घर बारबेक्यू पार्टी में थे। बेंजामिन मेजबान से वादा करके जल्दी पहुंच गया था ताकि तैयारियों में मदद कर सके। उसने मेजें लगाईं, ग्रिल जलाई और बरामदे में दोस्तों के साथ हंसते हुए मीट पर मसाले लगा रहा था। जेसिका, जो अभी भी काम पर थी, ने कहा था कि वो बाद में आएगी। सब कुछ तय था। बेंजामिन शांत था, अपनी पत्नी का इंतजार करते हुए दोस्तों के साथ एक सुकून भरा दिन बिताने की उम्मीद कर रहा था। वो ट्रेवर और कुछ दूसरे सहकर्मियों के साथ पहुंची। बेंजामिन ड्रिंक्स तैयार कर रहा था जब वो अपनी रोज जैसी मुस्कान के साथ पास आई और लापरवाही से कहा, हनी, यह ट्रेवर है, जो ऑफिस में प्रोजेक्ट्स में हमेशा मेरी मदद करता है। बेंजामिन ने विनम्रता से हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे तुरंत एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। इसे समझाना मुश्किल था। ट्रेवर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी लग रहा था, जैसे उसे पहले से पता था कि उसकी मौजूदगी का असर पीढ़ी दिएगा। उसके बात करने का लहजा, जेसिका को देखने का उसका अंदाज, सबके सामने उनके आपसी मजाक, हर चीज ने बेंजामिन के मन में एक ऐसी खलबली मचा दी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। पूरी दोपहर बेंजामिन ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। ट्रेवर हमेशा जेसिका के पास बैठता, ऐसी कहानियां सुनाता जिसमें जेसिका मुख्य किरदार होती, उन बातों की छोटी छोटी बातें याद रखता जो जरूरी नहीं लगती थी, और एक ऐसी बेतकल्लुफी से बात करता था जो अजीब लग रही थी। जेसिका हंस रही थी, शायद इसलिए कि उसने ध्यान नहीं दिया, या शायद उसने ध्यान न देने का नाटक किया। एक पल के लिए ट्रेवर किचन में गया और बेंजामिन ने उसका पीछा करने का मौका लपक लिया। वो बस उस आदमी की आंखों में देखना चाहता था और समझना चाहता था कि उसकी मौजूदगी उसे इतनी परेशान क्यों कर रही है। ट्रेवर मुद्दा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और पूछा, क्या तुम भी इवेंट्स में काम करते हो? जेसिका ऑफिस में तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। बेंजामिन ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं, और बिना बात आगे बढ़ाए वहां से चला गया। अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद बेंजामिन ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वो समस्याएं ढूंढ रहा था, बल्कि इसलिए कि जेसिका का व्यवहार बदला हुआ लग रहा था। और उस बदलाव के केंद्र में हमेशा एक ही नाम था, ट्रेवर। शाम के खाने पर वो बताती कि ट्रेवर कितना प्रोडक्टिव है, कितना क्रिएटिव है, कैसे उसने आखिरी पल में एक प्रोजेक्ट को बचाया। एक बार तो उनकी बहस भी हो गई, क्योंकि बेंजामिन ने सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ एक सहकर्मी है? जेसिका इस तरह हंस पड़ेड ही जैसे यह दुनिया की सबसे बेतुकी बात हो, लेकिन
उस हंसी ने एक ढीढ़वा स्वाद छोड़ के दिया, क्योंकि जब कोई साफ जवाब देने के बजाय हंसने का विकल्प चुनता है, तो वो आमतौर पर कुछ छिपा रहा होता है। इस बेचैनी के बावजूद बेंजामिन ने सामान्य रूप से जीने की कोशिश की। वो काम करता, घर का ख्याल रखता, उसके साथ योजनाएं बनाता, लेकिन वो अब जेसिका को पहले की तरह नहीं देख पा रहा था। फोन पर हर हंसी, हर मैसेज जिसे वो काम का बताती, टीम मीटिंग के लिए उसका देर तक बाहर रहना, हर चीज उस पर भारी पड़ी दिखने लगी थी। जो रिश्ता कभी हल्का महसूस होता था, वो अब आत्मनियंत्रण का एक लगातार अभ्यास बन गया था। वो ज्यादा सवाल पूछने से बचता था, क्योंकि वो जानता था कि यह कितना असुरक्षित लग सकता है, और वो कभी भी उस तरह का आदमी नहीं बनना चाहता था। लेकिन अंदर ही अंदर वो चुपचाप बिखर रहा था। निर्णायक मुद्दा एक सामान्य सुबह के नाश्ते के दौरान आया, जब जेसिका ने बताया कि पास की एक झील पर कंपनी की टीम बिल्डिंग ट्रिप होगी। उसने कहा कि यह पूरे वीकेंड चलेगी, कई सहकर्मी जा रहे हैं, और उसने पहले ही अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। बेंजामिन ने बिना नजरें हटाए पूछा कि और कौन जा रहा है। जेसिका ने कुछ नाम गिनाए, और आखिर में लापरवाही से जोत दा, ओह, ट्रेवर भी जा रहा है। बस इतना ही काफी था। उसने एक गहरी सांस ली, और बिना अपना लहजा बदले, बिना किसी ताने या आरोप के, बस इतना कहा, अगर तुम गई तो फिर वापस मत आना। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही, हैरान। उसने इसे एक मजाक की तरह टालने की कोशिश की, पूछा कि क्या वह ज्यादा नाटकीय हो रहा है। बेंजामिन चुप रहा। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में सारी कड़ी ढियां आखिरकार जुड़ दी गई थीं। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ी दिखता था कि कोई सबूत है या नहीं, कि वो इसे स्वीकार करती है या इनकार करती है। जो भरोसा कभी पत्थर की तरह मजबूत महसूस होता था, अब धूल बन चुका था। और जब ऐसी तबाही होती है, तो कोई भी तर्क उस चीज को एक साथ नहीं रख सकता जो पहले ही नष्ट हो चुकी है। जेसिका ने शांत रहने की कोशिश की, और कहा कि वो हमेशा वफादार रही है, कि उसने उसे कभी शक करने का कोई कारण नहीं दिया। मैं हमेशा यही रही हूं बेंजामिन, मौजूद, ईमानदार, खुली। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया, तुम्हारी पीठ पीछे कभी कुछ नहीं किया। तो अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं कोई अजनबी हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा की कंपी थी। और एक बार फिर उसने उसकी ओर देखा और दोहराया, अगर तुम गई तो फिर वापस मत आना। जेसिका ने नजरें फेर ली, कुछ ऐसा बुदबुदाया, चुनाव तुम्हारा है, और मेज से उठकर चली गई। वह बस वहीं बैठा अपनी प्लेट को घूरता रहा, जिसमें भूख नहीं थी, और उसका सीना एक बढ़ते हुए खालीपन से भर रहा था। उस सुबह बेंजामिन ने महसूस किया कि कभी-कभी एक अकेली अनजान मौजूदगी ही पूरी सच्चाई को उजागर करने के लिए काफी होती है। जेसिका चली गई। उसने एक छोटा सूटकेस पैक किया, कुछ हल्के कपड़े ढे, एक जोरदार सैंडल, और वह सनस्क्रीन जो वो यात्राओं के लिए रखती थी। उसने परफ्यूम लगाया, लिविंग रूम के शीशे में अपने बाल संवारे, और घर से ऐसे निकली जैसे यह कोई और वीकेंड हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना पीछे मुद्द कर देखे, जैसे बेंजामिन के कुछ दिन पहले कहे गए शब्द सिर्फ एक जलन भरा गुस्सा थे, जो गुजर जाएगा। जैसे वो हमेशा की तरह उसके लौटने तक इंतजार करेगा, और दिखावा करेगा कि सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसने कोई सफाई नहीं मांगी, और न ही उसे अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने बस देखा, दरवाजे की ओर बढ़ता उसका हर कदम बेंजामिन के अंदर एक अंतिम पूर्ण विराम की तरह महसूस हो रहा था। जैसे ही वो गेट से गुजरी,
बेंजामिन सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी बाहें बांधी और हिम्मत जुटाने के लिए एक गहरी सांस ली। वह घंटों वहीं बैठा रहा। न टीवी चलाया, न संगीत, न कोई और ध्यान भटकाने वाली चीज। बस उसके विचार हर कोने को भर रहे थे। यह गुस्सा नहीं था, यह एक अजीब तरह की स्पष्टता थी। पहली बार वो यह नहीं सोच रहा था कि वो क्या कर रही है, किसके साथ है या कहाँ है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि उसने चीजों को इस हद तक कैसे पहुंचने दिया, कि उसने कितनी बार उस चीज को बचाने के लिए चुप्पी साधे रखी जो अब मौजूद ही नहीं थी। उसी दोपहर वो उठा और सीधे बेडरूम में गया। उसने उसके सूटकेस, पुराने कागजात के बक्से, उन दिनों की तस्वीरें जब वे अभी भी खुश होने का दिखावा करते थे, उसके काम के कप डिड्ढे, उसके पसंदीदा जूते, बिस्तर के पास रखी किताबें और दराजों में भूली हुई ज्वेलरी इकट्ठा की। उसने सब कुछ अलग कर दिया। उस जगह पर छोड़ दी गई उसकी हर चीज को सावधानी से पैक किया गया, जैसे किसी अध्याय को बंद कर रहा हो। कोई जल्दी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं। उसे ठीक ठीक पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने उसके माता पिता को फोन किया और बताया कि वो अगले दिन सब कुछ भेज देगा। उसने बस उनसे घर पर रहने का अनुरोध किया ताकि वे सामान ले सकें। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर एक नया कोड सेट किया। उसने साझा खाते से उसकी पहुंच रद्द कर दी, अलार्म कोड बदल दिया, अपने फोन से तस्वीरें हटा दी और उन ईमेल और सोशल मीडिया खातों के पासवर्ड अपडेट कर दिए जो वे कभी सुविधा के लिए साझा करते थे। हर छोटे बदलाव के साथ उसे लगा जैसे वो खुद का एक हिस्सा वापस पा रहा है, और यह जितना दर्दनाक था उतना ही हल्कापन भी साथ ला रहा था। वह बिना किसी पछतावे के सोया। महीनों में पहली बार उसने सच में आराम किया, शक के बोझ से आजाद। उसे शांत होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। 3 दिन बाद दोपहर के आसपास उसने दरवाजे की घंटी सुनी। वो जानता था कि यह वही है। बेंजामिन वहीं खटदहा रहा, बार बार होती दस्तक को सुनता रहा। जेसिका लगभग 10 मिनट तक कोशिश करती रही। उसने फोन करने की कोशिश की, संदेश भेजे, वॉयस मेल छोड़ दे, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। बाहर उसने मेल बॉक्स पर चिपका हुआ डिलीवरी नोटिस देखा। डिलीवरी पूरी हुई, अनुरोध के अनुसार सामान पहुंचाया गया। नीचे उसके माता पिता के नाम पर हस्ताक्षर थे। तब उसे समझ आया कि उसने यह सब पहले ही कर लिया था, अपनी कही बात पर अमल किया था, और यह कोई धमकी नहीं थी। उसने खिद्दकी की दरार से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सब कुछ शांत लग रहा था। यहां तक कि पुडीडीदोसियों के कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया था, जैसे उस फैसले की खामोशी का सम्मान कर रहे हों। जेसिका सामने की सीढ़ियों पर बैठ गई और लगभग 1 घंटे तक इंतजार करती रही। उसने और संदेश भेजे, अब कुछ नरम लहजे में। बेंजामिन, चलो बात करते हैं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं बस एक काम की यात्रा पर गई थी, लेकिन उस पल किसी भी बात का कोई मतलब नहीं था। बहाने बहुत देर से आए और खोखले लग रहे थे। वो चुप रहा। उस घर में दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन जो चीज सच में पहुंच से बाहर थी वो उसका दिल था। थोड़ी देर बाद वह चली गई। वो बिना सम्मान, बिना जवाब, इस केडीडी डहवे एहसास के साथ चली गई कि इस बार उसने कहानी पर से अपना नियंत्रण खो दिया था। बेंजामिन सोफे से उठा, दरवाजे तक गया और पीपहोल से देखा। उसने गेट को बंद होते देखा। उसने अपना माथा ठंडी लकदिद्दी पर टिकाया और कुछ सेकंड तक वहीं खड़िदहा रहा। घर की खामोशी ठीक वही दर्शा रही थी जो वो महसूस कर रहा था, एक अंत,
एक खालीपन, एक मुक्ति। वो किचन में गया, एक गिलास पानी पिया और बेडरूम में लौट आया। उसने अलमारी खोली और खाली जगहों को देखा। पहली बार वे उसे परेशान नहीं कर रही थीं। ऐसा लगा जैसे यह अनुपस्थिति जरूरी थी, जैसे हर खाली इंच अब एक आजाद इलाका था। दर्द था, स्पष्ट था, लेकिन यह एक साफ दर्द था। एक ऐसा दर्द जो पिछले महीनों में जितना दर्द दे चुका था, उससे ज्यादा नहीं दुख रहा था। बाद में उसे अपने ससुराल वालों का फोन आया। जेसिका की मां ने धीरे से बात करते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है, क्या वो बात करना चाहता है, क्या पुनर्विचार करना बेहतर नहीं होगा। बेंजामिन ने उनकी चिंता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि कोई लड़ढाई नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सीमा थी जो पार हो गई थी और जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। महिला ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसने विनम्रता से बीच में रोक दिया। मैंने हमेशा आपकी बेटी का सम्मान किया है, उसने कहा, लेकिन अब मुझे खुद का भी सम्मान करने की जरूरत है। और उसने फोन काट दिया। आने वाले दिनों में जेसिका उस तक पहुंचने की कोशिश करती रही। वो बेतरतीब समय पर फोन करती, उसके दफ्तर पहुंच जाती, दोस्तों के जरिए संदेश छोड़ दहती। हर कोशिश के साथ वो द्रिरेक के पास ही अर्ध की रहा। उसने इस चक्र को जारी रखने से इनकार कर दिया। फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था। उसके पास सुनने, समझने, पुनर्विचार करने का मौका था और उसने एक अलग रास्ता चुना। बेंजामिन ने अपना रास्ता कम शब्दों, कम उलझन और कम बहानों के साथ चुना। वो ईमानदारी का इंतजार करते करते थक गया था। कुछ दिनों बाद अपने बचपन के बेडरूम में रहते हुए जेसिका अपना ज्यादातर समय लेटे हुए, अपना फोन स्क्रॉल करते हुए, बेंजामिन की उस सूचना का इंतजार करते हुए बिताती जो कभी नहीं आई। उसके माता पिता का घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। शांत, लेवेंडर और ताजी बनी कॉफी की महक वाला। लेकिन परिवार की दिनचर्या के आराम ने केवल उस चीज के बोझ को और गहरा कर दिया जो उसने खो दिया था। पहले कुछ दिनों में उसने कम बात की, बस इतना कहा कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और इस विषय से बचती रही। जब तक कि एक सामान्य सुबह, जब वो टोस्ट पर मक्खन लगा रही थी और बिना भूख के अपनी कॉफी घोल रही थी, उसकी मां उसके सामने बैठी और सीधे उसकी आंखों में देखा। एक दृढ़ लेकिन कोमल लहजे में उसने पूछा, बेटी, क्या हुआ? मुझे बताओ कि तुम्हारे और बेंजामिन के बीच सच में क्या हुआ। जेसिका ने एक गहरी सांस ली, चाकू अपनी प्लेट पर रखा और कुछ सेकंड के लिए फर्श की ओर देखा, जैसे ध्यान से अपने शब्द चुन रही हो। वो अजीब हो गया था मां, सच में अजीब। हर बात पर शक करने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपने सहकर्मियों के साथ ट्रिप पर गई तो मुझे घर वापस नहीं आना चाहिए। मुझे लगा कि वो ज्यादा सोच रहा है, कि यह गुजर जाएगा। मैं चली गई और जब मैं वापस आई तो उसने मेरा सारा सामान यहां भेज दिया था। ताले बदल दिए, सब कुछ ब्लॉक कर दिया, बात तक नहीं करना चाहता था। बस मुझे अपनी जिंदगी से मिटा दिया। उसकी मां चुप रही, अपनी बेटी की कहानी को समझ रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और गुस्से से जवाब दिया, बेंजामिन हमेशा एक अच्छा आदमी रहा है। मैंने उसे हमेशा पसंद किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, तुम्हें ऐसे बाहर निकाल सकता है जैसे तुम कुछ भी नहीं हो। यह क्रूरता है। मैं समझती हूं कि जोद्धों में झगड्डे होते हैं, लेकिन यह हद से ज्यादा था। उसने अपना दिमाग खो दिया है। उसे किसी समझदार की बात सुननी चाहिए। घंटों बाद, लगभग एक मां वाली भावना से प्रेरित होकर, सास ने फैसला किया कि उसे बेंजामिन की आंखों में देखना होगा। उसने अपना बैग उठाया और उसकी गादी से उसके घर चली गई।
उसने मजबूती से दरवाजे की घंटी बजाई और इंतजार किया। बेंजामिन ने यह देखकर कि कौन है, एक सेकंड के लिए हिचकिचाया, लेकिन गेट खोल दिया। वो हैरान नहीं लग रहा था। उसने उसे अंदर आने दिया, सोफे की ओर इशारा किया और खड़दा होकर देखता रहा। वह इस तरह बैठी जैसे उसने हर शब्द का अभ्यास किया हो। बेंजामिन, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है, हमेशा। जिस दिन मैं तुमसे मिली थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़िद्धा कदम उठाओगे। तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, हमेशा किया है। और अब अचानक तुम सब कुछ ऐसे फेंक रहे हो। तुम उसे कचरे की तरह बाहर भेज देते हो। मैं समझती हूं कि तुम काम की यात्रा को लेकर परेशान हो सकते हो, लेकिन यह सामान्य है। लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा था। कम से कम तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। बेंजामिन ने शांति से सुना। उसने अपनी बाहें बांधी। उसका भाव शांत था। जब वो बोल चुकी, तो उसने किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया। वो बस मुद्दा लिविंग रूम की अलमारी की एक दराज की ओर गया और एक भूरा लिफाफा निकाला। उसने उसे इस तरह थमाया जैसे पानी का गिलास दे रहा हो। उसने लिफाफे को उलझन में देखा। यह क्या है? उसने बस जवाब दिया, सच। कांपते हाथों से सास ने लिफाफा खोला और मैट पेपर पर छपी 3 तस्वीरें निकाली। पहली में जेसिका और ट्रेवर लॉज से दूर एक घास वाले इलाके में हाथ डाले चल रहे थे। दूसरी में वे एक लकड़ी की बेंच पर बैठे थे, बहुत करीब से बात कर रहे थे। तीसरी में एक दूर के पेड़दहश की छांव में वे किस कर रहे थे। यह कोई जल्दी वाला किस नहीं था, न ही कोई दोस्ताना इशारा जिसे गलत समझा जा सके। यह अंतरंग था, साफ था, निर्णायक था। वह लंबे समय तक तस्वीरों को घूरती रही। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में पानी आने लगा, लेकिन गुस्से से नहीं, निराशा से। आखिरकार उसने लिफाफे को सावधानी से बंद कर दिया, जैसे किसी ऐसे राज को सील कर रही हो जिसे वो कभी उजागर नहीं करना चाहती थी। और शर्म और सम्मान के मिले-जुले भाव से बेंजामिन को देखा। तुम हमारे घर में हमेशा स्वागत के पात्र रहोगे। मुझे अफसोस है कि मैं सच जाने बिना यहां आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया। वो समझ गई। क्या मैं ये तस्वीरें रख सकती हूं? बेंजामिन ने सिर हिलाया, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। बिना एक और शब्द कहे वो खड़िद ही हुई, लिफाफे को अपनी छाती से लगाया और खामोशी से चली गई। और वो लिविंग रूम में खड़ा दृढ़ रहा। उसे अब किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं थी। अपनी सास का सामना करने से कुछ दिन पहले, उसी सुबह जब जेसिका कंपनी की यात्रा के लिए निकली थी, बेंजामिन ने उसके गेट बंद करने का इंतजार किया। उसकी कार को गली में गायब होते देखा, फिर अपना फोन उठाया, ब्राउजर खोला और टाइप किया प्राइवेट जासूस और उस शहर का नाम जहां लॉज स्थित था। परिणामों में से उसने एक अच्छी समीक्षा वाली एजेंसी चुनी, जिसका दफ्तर उस जगह से कुछ ही मील दूर था जहां समूह वीकेंड बिताने वाला था। उसने तुरंत फोन किया। दूसरी तरफ की आवाज शांत, पेशेवर थी। बेंजामिन ने मूल बातें समझाईं। उसकी पत्नी एक टीम बिल्डिंग ट्रिप पर जा रही थी। उसे एक खास सहकर्मी पर शक था। उसे लॉज का नाम, गली, मोहल्ला और वह कार पता थी जिसमें वह पहुंचेगी। उसने जेसिका और ट्रेवर की तस्वीरें भेजी, उस बैग का वर्णन किया जो वह लाएगी, अनुमानित समय बताया और पूरी गोपनीयता का अनुरोध किया। जासूस ने जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसी दोपहर काम शुरू कर देगा। बेंजामिन ने फोन काट दिया और घर में ऐसे घूमने लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो।
रविवार की रात जेसिका के घर के सामने अपनी कार पार्क करने से पहले ही उसे रिपोर्ट मिल चुकी थी। ईमेल द्वारा भेजी गई 3 तस्वीरों ने ठीक वही दिखाया जिसका उसे डर था, और इस बात की पुष्टि की कि उसका अंतर्ज्ञान उसकी इच्छा से कहीं ज्यादा सटीक था। शाम का समय था जब जेसिका काम से घर लौटी। वो थकी हुई थी, उसका सिर भरा हुआ था, उसके कदम लद्दख दहा रहे थे। उसे खामोशी, शायद चूल्हे पर गर्म भोजन और अपनी मां की समझ भरी नजरों की उम्मीद थी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसे कुछ अलग मिला। उसके पिता सोफे पर बैठे थे, हाथ जोड़े फर्श को घूर रहे थे। उसकी मां उसके बगल में, तनाव में, उसके अंदर आते ही उस पर नजरें गड्ढाए हुए थीं। हवा भारी थी, लगभग दम घुटने वाली। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसकी मां एक ऐसी मजबूती से बोली जो उसने सालों में नहीं दिखाई थी। प्लीज बेटी, बैठ जाओ, हमें बात करनी है। जेसिका धीरे धीरे बैठ गई। उसका दिल तेजी से धधक रहा था। कॉफी टेबल पर रखे लिफाफे को देखकर वो कांप गई। उसकी मां ने उसे धीरे से उठाया, जैसे कुछ ऐसा उजागर कर रही हो जिसे वो खुद अभी तक समझ नहीं पाई थी। बिना एक शब्द कहे उसने तस्वीरें निकाली, वही जो बेंजामिन ने दी थी। खामोशी से उसने उन्हें अपनी बेटी के सामने रख दिया। जेसिका ने पहली तस्वीर को घूरा, जिसमें वो और ट्रेवर हाथ पकड़िद्धे हुए थे। दूसरी, जिसमें वे दोनों बहुत करीब बैठे थे। तीसरी, किस, वो पल जो कागज पर जम गया था। खामोशी उसके पिता की गहरी आवाज से टूटी। क्या तुम हमसे यह छिपा रही थी? क्या तुमने उस आदमी के साथ ऐसा किया जिसने तुम्हें सब कुछ दिया? जेसिका कांपने लगी। उसने कुछ हकलाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूख गया था। मुझसे गलती हो गई, मैं फिसल गई। यह बस एक पल था, सिर्फ एक पल। मैं शब्द बेतरतीब निकल रहे थे। वह उस चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता था। उसकी मां खड़िद्दी हो गई, गहरी सांस लेते हुए। आंखें नम थीं, दुख से नहीं, शर्म से। तुमने मुझसे झूठ बोला जेसिका। मैं उसके घर गई, मैंने उससे बहस की। मैंने एक मां की तरह तुम्हारी रक्षा की, जो अपने बच्चे को हर चीज से बचाती है। मैं वहां से अपमानित महसूस करते हुए लौटी, जैसे मुझे एक नैतिक मार पड़ी ही हो। वो चिल्लाया नहीं, उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसने बस मुझे यह दिखाया। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मेरे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया? जेसिका रो पिट दी। उसने समझाने की कोशिश की, कहा कि वो भावनाओं में बह गई थी, कि उसे लगा कि बेंजामिन अब उसे पहले की तरह नहीं देखता। उसने कहा कि ट्रेवर सिर्फ एक पलायन था, कि यह सब तेजी से और बिना इरादे के हुआ। लेकिन कोई भी वाक्य उन तस्वीरों को मिटाने के लिए काफी मजबूत नहीं लग रहा था। उसके पिता बिना उसकी ओर देखे खड़िधे हुए और बेडरूम की ओर चले गए। उस कमरे में रहने के लिए बहुत निराश थे। उसकी मां अभी भी खड़िध ने अपनी बाहें बांधी और कहा, गुस्से से नहीं, बल्कि कांपती हुई आवाज में, तुमने उसके और हमारे सम्मान को भी फेंक दिया। अब तुम्हें उन लोगों की खामोशी के साथ जीना सीखना होगा जो तुमसे प्यार करते थे और तुमसे बेहतर की उम्मीद करते थे। फिर वह चली गई, जेसिका को मेज पर रखी तस्वीरों के साथ अकेला छोड़ कर, उस गलती के छपे हुए टुकड़ों को घूरते हुए जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तलाक खामोशी से हो गया, बिना लत दहाई, बिना हंगामे के, बस इस शांत स्वीकारोक्ति के साथ कि वे लंबे समय से अलग थे। जेसिका ने ट्रेवर के साथ रिश्ता शुरू करने की कोशिश की। वही सहकर्मी
जिसने अनजाने में बेंजामिन के शक को हवा दी थी। लेकिन ट्रेवर ने शुरू से ही साफ कर दिया था कि वो कुछ भी गंभीर नहीं चाहता, बस कुछ पल। यह बात उसकी सोच से कहीं ज्यादा चुभी। जेसिका भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। उस उबाऊ दिनचर्या को आगे बढ़ाने की उसमें कोई प्रेरणा नहीं बची थी। इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बांटवारे से मिले अपने हिस्से से उसने अपने माता पिता को उनके सहारे के लिए धन्यवाद दिया और सब कुछ फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने एक छोटा और शांत शहर चुना जहां उसे कोई नहीं जानता था। एक लंबे अरसे के बाद पहली बार उसे लगा कि वो आखिरकार अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी रही है, कम भ्रम और ज्यादा सच्चाई के साथ। दूसरी ओर बेंजामिन अपनी ही गति से आगे बढ़ रहा था, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी अपराध बोध के। धीरे धीरे जेसिका बस एक धुंधली याद बनकर रह गई। वो अब ज्यादा आसानी से मुस्कुराने लगा था, छोटे छोटे पलों का आनंद लेने लगा था। दोस्तों के साथ गुजारी एक दोपहर, एक अच्छी किताब के साथ शांति से किया गया लंच, या बिना किसी तय समय के लौटने वाली एक लंबी सैर। वो हल्कापन जो कभी नामुमकिन सा लगता था, अब उसके दिनों का हिस्सा बन चुका था। और जितना भी अविश्वसनीय लगे, उसने पाया कि जिंदगी सच में आगे बढ़ सकती है, और यहां तक कि आपको हैरान भी कर सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट्स चूके नहीं। अगली बार मिलते हैं।